नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी के वादों पर भरोसा नहीं, किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। कैग ने कहा, कश्मीर में बीजेपी पीडीपी शासन में हुआ 10,000 करोड़ का घपला। अनिल अंबानी कोर्ट में बोले, जेवर बेचकर चुका रहा हूं वकीलों की फीस। अब सुशांत के वकील ने जताई हताशा, सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। करण ने कहा, मीडिया झूठा, दीपिका सारा श्रद्धा से एनसीबी ने की पूछताछ। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है। निवेदन यह है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफी करता है, उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और जन सरोकारों की अनदेखी करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसे मजबूत करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के हक में आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहरा रहे हैं कि कृषि विधेयकों ने किसानों का फायदा करेगा, मगर देश भर के किसानों को उन पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है और उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन का सबसे अधिक जोर पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। कृषि विधेयकों के विरोध में शनिवार को भी किसान मजदूर संघर्ष समिति का पंजाब के अमृतसर में रेल रोको आंदोलन जारी रहा। समिति ने बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है। हालांकि अब इस रेल रोको आंदोलन को 3 और दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है, यानी अब 29 सितंबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अमृतसर में आंदोलन के तीसरे दिन कार, जीप, बस, 3 व्हीलर, पिकअप पर सवार सैकड़ों किसान भारी हुजूम के साथ रेलवे स्टेशन बरनाला पहुंचे। यहां उन्होंने पक्के टेंट लगाकर रेलवे लाइनों पर धरना दिया। इसके अलावा उमस भरी गर्मी में किसानों ने शर्ट उतारकर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूपी में भी आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और प्रयागराज में किसानों ने आंदोलन किया। वहीं मुजफ्फरनगर में 70 आरएलडी कार्यकर्ताओं पर विधायकों के खिलाफ बिना प्रशासन की अनुमति के प्रदर्शन करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर किसानों के समर्थन में अभियान चलाया। राहुल गांधी ने लोगों के साथ आने और मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने की अपील की। दूसरी ओर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी से दूरियां बना रही अकाली दल पर किसान संगठन ने उसके ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव एस पंथेर ने कहा, अकाली दल स्पष्ट रुख नहीं अपना रहा है। बता दें कि हरसिमरत कौर ने ये कहकर मोदी सरकार के इस्तीफा दिया था कि वो मोदी सरकार किसानों के खिलाफ फैसले ले रही है, लेकिन अकाली दल अभी भी एनडीए से बाहर नहीं गया है। तो कुल मिलाकर ये कि जो ये सोचा जा रहा था कि 25 सितंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने के बाद धीरे धीरे किसान आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा होता दिख नहीं रहा है, बल्कि इसकी आग चारों तरफ फैलती जा रही है। किसानों का गुस्सा अभी थम नहीं रहा है। वो इस लड़ाई को एक निर्णायक लड़ाई के रूप में शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए रेल रोको आंदोलन को उन्होंने एक्सटेंड किया है और दूसरे संगठनों ने भी कहा है कि यह आंदोलन जारी रहेगा। राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस आंदोलन को पूरा सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियां तो इस आंदोलन के साथ हैं ही। कांग्रेस भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, कैंपेन चला रही, सोशल मीडिया पर लोगों से आह्वान कर रही है और जाहिर है कि धीरे धीरे ये आंदोलन जड़ें पकड़ता जा रहा है। जड़ें पहले से मजबूत थी इसकी, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा है, दूसरे क्षेत्रों में
किसान इससे जुड़ रहे हैं और प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती जाएंगी और उसे अपने जो विधेयक पारित किए हैं उन्होंने और उनको लेकर जो वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, वो शायद फिर से उन्हें उस सब पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। और अब अगली खबर लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की संसद में रखी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई, यानी 10,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। सीएजी ने कहा कि उसने 10,000 करोड़ से ज़्यादा के खर्च के हेरफेर का पता लगाया है। जम्मू कश्मीर के वित्तीय संचालन की जांच के बाद संसद के सामने रखी गई सीएजी की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2017 और 18 की है। 2017-18 में राज्य सरकार खर्चों के लिए केंद्र की मदद पर निर्भर थी। ये निर्भरता इतनी ज़्यादा थी कि जम्मू कश्मीर सरकार के कुल राजस्व का 47% केंद्र की मदद से ग्रांट से मिलता था। बताया गया है कि 2016-17 के 20,598 करोड़ से 2017-18 में इस ग्रांट को बढ़ाकर 22,702 करोड़ रुपए कर दिया गया था, यानी ग्रांट में कुल 2,104 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई थी। सीएजी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से बजट तय करने, बचत और खर्चों में बड़ी कमियां थीं। 31 मार्च 2018 में तो राज्य विधानसभा की ओर से किए गए 1,14,000 करोड़ के अतिरिक्त खर्च का नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है। तो सीएजी की रिपोर्ट एक के बाद एक केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। सबसे पहले राफेल सौदे को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में बड़े ही कड़े लहजे में केंद्र सरकार की लापरवाही और कानून तोड़ने के बारे में बातचीत की गई। फिर जीएसटी का जिस तरह से उसने उल्लंघन किया उसकी बात हुई, और अब ये तीसरी रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा है जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने और उसके नेतृत्व वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली बीडीपी सरकार, ये दोनों ने मिलकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए ऐसे खर्चिए हैं जिसके हिसाब किताब नहीं मिल रहे हैं या जिसका सही हिसाब किताब नहीं है। और इसका एक अर्थ यही निकाला जाता है कि ये गलत तरीके से खर्च किए गए हैं और जाहिर है कि घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कहती रही है, वो एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। ये तीनों रिपोर्टें बताती हैं कि केंद्र सरकार ना तो नियमों कानूनों के हिसाब से चल रही है, ना ही वो एक पारदर्शिता बरत रही है और ना ही हिसाब किताब के मामले में साफ सुथरी है। तो एक पूरा कहना चाहिए कि प्रशासनिक तौर पर ये सरकार भ्रष्ट साबित हो रही है इन तीन रिपोर्टों से। और ये सीएजी की रिपोर्ट अभी और आएंगी, इसके और हिस्से आएंगे और जो सौदे हुए हैं या सरकार के संचालन में जो घपले हुए हैं धीरे धीरे निकलेंगे। सीएजी जांच करती है, लेकिन पिछले 2 साल से उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा रहा था, संसद में रख दी जाती थी और कई बार उनको भी रखा नहीं जाता था। तो इस बार कुछ रिपोर्ट्स रखी गई हैं और उनसे ये सारी सच्चाई सामने आ रही है। अगर पूरे 5 साल की सीएजी की निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट सामने आ जाए तो इस सरकार के बहुत सारे सच बाहर आ सकते हैं और हमें इस सरकार का असली चेहरा देखने को मिल सकता है। अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। एक वक्त में भारत के नामचीन उद्योगपति रहे अनिल अंबानी के दिन इन दिनों बेहद ख़राब चल रहे हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि अंबानी को अदालतों में चल रहे मुकदमों की फीस अपने गहने बेचकर चुकानी पड़ रही है। अनिल अंबानी ने लंदन की एक अदालत को बताया कि उनके खर्चों को उनकी पत्नी और उनका परिवार उठा रहा है। अंबानी शुक्रवार को उन पर एक चीनी बैंक द्वारा कर्ज दर्ज कराए गए केस में अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए अपनी बात रख रहे थे। चीनी बैंक इस उद्योगपति से अपने पैसे वापस लेना चाहता है। इस बैंक के द्वारा 2012 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को पर्सनल गारंटी पर $900 मिलियन का लोन दिया गया था, लेकिन वो इसे चुकाने में नाकाम रही थी। इसके बाद अदालत ने उनसे कहा था कि वे पिछले 24 महीनों के अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ ही
1 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति की सूची सामने रखें। चीनी बैंक के वकील ने कहा कि अनिल के द्वारा दी गई सूची अधूरी है, यानी उसमें भी अनिल अंबानी ने घपला किया है। सुनवाई के दौरान अंबानी से उनकी संपत्ति, देनदारियों और खर्चों से जुड़े सवाल किए गए। अंबानी ने कहा कि उनकी महंगी कारों के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वे सिर्फ मीडिया द्वारा चलाई गई हैं और मनगढ़ंत है। अनिल ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2018 में उन्होंने अपनी मां से 5 अरब डॉलर का लोन लिया था और इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे से भी लोन लिया है। अनिल ने कहा कि वे लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं। बता दें कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस डिफेंस को राफेल बनाने वाली कंपनी दसां एविएशन का ऑफसेट साझेदार भी बनाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस शुरू से ही मोदी सरकार पर हमलावर रही है। राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया है, क्योंकि ये करार करने के लिए अनिल अंबानी खड़े नहीं उतरते हैं। तो दो बातें हैं कि आखिरकार अनिल अंबानी इतनी जगहों से इतना सारा कर्ज ले रहे थे, उसका कर क्या रहे थे। उन्होंने चीनी कंपनी से लोन लिया, उन्होंने अपनी माँ से भारी रकम कर्ज ली, अपने बेटे से कर्ज लिया। तो ये सारी कर्ज की रकम कहाँ डुबोई, कहाँ गई? क्या उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया है कहीं और, किसी कहना चाहिए कि सेशल्स जैसे जो जोन कहे जाते हैं वहाँ पर कर दी? काला सफ़ेद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो गया ये सारा खेल, या फिर कुछ और बात है? तो यह इतना बड़ा घाटा व्यापार में अनिल अंबानी ने उठाया है कि अब वो पूरे कंगाल हो चुके हैं। तो एक बात तो ये है कि साफ साफ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अनिल अंबानी किस तरह से अपना कारोबार चला रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब उनकी कंपनी की हालत ये थी, उनकी माली हालत ये थी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उन्हें ये ठेका राफेल का क्यों दिलाया था? ये सब जानते हैं कि उन्हीं के कहने पर अनिल अंबानी को साझेदार बनाया गया था, जबकि अनिल अंबानी किसी भी लिहाज से ऑफसेट साझेदार बनने के उपयुक्त नहीं थे। वो ना तो पैसे से संपन्न थे और ना ही उन्हें डिफेंस का कोई अनुभव था। उनकी कंपनी को उन्होंने 2-3 महीने पहले ही ये रिलायंस डिफेंस नाम की कंपनी बनाई थी ये ठेका लेने के लिए, और ये जाहिर है कि सरकार की कृपा से उन्हें मिला था। इसके बावजूद उनका कोई भला नहीं हुआ है। तो ये सरकार की मदद के बावजूद उभर नहीं पा रहे हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं। तो ये अनिल अंबानी इस नौबत तक कैसे पहुँचे, इसकी एक जांच पड़ताल ज़रूरी है। अगली खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह सीबीआई की जांच को लेकर निराशा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या में बदलने का फैसला लेने में सीबीआई को जो देरी हो रही है उससे वे निराश हैं। उन्होंने अब दावा किया है कि उनसे एम्स के एक डॉक्टर ने कहा था कि सुशांत को गला घोंटकर मारा गया था। वकील विकास बोले कि एम्स टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरे द्वारा भेजी गई तस्वीरें 200% बताती हैं कि इसकी मौत गला घोंटने से हुई, आत्महत्या से नहीं। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि शुरू से ही मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने वाले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील को क्या अब सीबीआई पर भी भरोसा नहीं रहा है? इस आरोप पर प्रतिक्रिया में एम्स पैनल के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सफाई दी। उन्होंने आत्महत्या या हत्या का कोई निष्कर्ष या राय घटना के दृश्य और जुड़े हुए मार्स यानी निशान को देखकर नहीं बनाई जा सकती, ये उनका कहना है। ये डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल है और सामान्य लोगों के लिए तो लगभग असंभव है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से आंतरिक जुड़ाव के विवेक और फॉरेंसिक व्याख्या की ज़रूरत है। वहीं गला घोंटने वाले दावे को सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी रीट्वीट किया है। उन्होंने रीट्वीट के साथ लिखा, हम इतने समय से इतने धैर्यवान हैं, सच्चाई का पता लगाने में कितना समय लगेगा। मालूम हो इस मामले में 3 एजेंसियां सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी जांच में जुटी हुई हैं। ये एजेंसियां अभी तक ना तो आर्थिक गड़बड़ी और न ही आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोई सबूत इकट्ठा कर पाई हैं। हालांकि इसमें ड्रग का एंगल जरूर जोड़ दिया गया है। 59 ग्राम मरिजुआना मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बहुत साफ साफ लग रहा है कि ये मामला आत्महत्या का था, हत्या का था ही नहीं। और सुशांत राजपूत ड्रग्स लेने के आदी थे, वो मानसिक रूप से भी बीमार थे
अब उस मामले को उनका परिवार एक हत्या का मामला के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा था। और जब सीबीआई ने जांच की मांग भी उसकी पूरी हो गई, तो अब चूंकि वो मामला है ही नहीं, तो अब उन्हें निराशा हो रही है। तो आत्महत्या के मामले को हत्या का मामला बनाने की जो पूरी कवायद की गई और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया और उनके परिवार को परेशान किया गया, ये अपने आप में एक दुखद प्रसंग है। भले ही उनका परिवार कुछ भी मानता हो, उनके विकास जो वकील हैं विकास सिंह, वो भले ही सीबीआई पर अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हों, तो अब उनकी संतुष्टि के लिए क्या किया जा सकता है? क्या अमेरिकी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय कोई एजेंसी को इसकी जांच के लिए लगाया जाना चाहिए, तब उनको संतुष्टि होगी? तो साफ बात है कि एक झूठा आरोप प्रचारित किया गया, राजनीति उसमें शामिल हुई और जाहिर है कि इसका लाभ राजनीति लेने वालों ने तो ले लिया, लेकिन जो परिवार चाह रहा था, जो सुशांत सिंह के पिता चाह रहे थे इस मामले को इतना तूल देकर, वो चीज़ उन्हें हासिल नहीं हो पा रही, इसलिए वे निराश हैं। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने करण जौहर की कंपनी धर्मा एंटरटेनमेंट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। क्षितिज को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था और एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही थी। एनसीबी की ओर से दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाया गया और शनिवार यानी 26 सितंबर को उनसे पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि उनसे ड्रग्स चैट को लेकर ही पूछताछ की गई और पूछा गया कि क्या ये चैट उन्होंने की है। कुछ दिन पहले जब एनसीबी को जांच के दौरान दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई चैटिंग मिली, तब से चैनलों पर रिया चक्रवर्ती की जगह दीपिका ने ले ली है। खबरों के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी एनसीबी के ऑफिस पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने फिल्म कलाकार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम लिया था। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने आज कहा कि वे किसी क्षितिज प्रसाद या अनुभव चोपड़ा को निजी तौर पर नहीं जानते, न ही ये उनके नज़दीक हैं या नज़दीकियों के सहयोगी हैं। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि कई मीडिया कंपनियां और न्यूज़ चैनल ये खबर चला रहे हैं कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे सहयोगी हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इन लोगों को निजी तौर पर नहीं जानता, न ही वे मेरे सहयोगी या नज़दीकी हैं। उन्होंने कहा कि क्षितिज रवि प्रसाद एक परियोजना के लिए धर्मा एंटरटेनमेंट से कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़े थे, पर वो परियोजना बंद कर देनी पड़ी थी। करण जौहर ने कहा कि लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं, इसके लिए न तो मैं और न ही धर्मा प्रोडक्शंस जिम्मेदार है। इन आरोपों का धर्मा प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो बहुत साफ दिख रहा है कि हमारा मीडिया, खासतौर से गोदी मीडिया, जिस तरह से इन बॉलीवुड और ड्रग्स के इस तालमेल घालमेल की खबरों को उछाल रहा है और कयास लगा रहा है, अटकलें लगा रहा है, अफवाहें फैला रहा है, झूठी सच्ची खबरें प्लांट कर रहा है, वो एक पूरा रायता फैल गया है और उससे हर किसी को शक के दायरे में ला दिया है, भले ही सच्चाई की ठीक से जांच ना हो रही हो। और इस मामले में एनसीबी का जो रवैया है वो भी बहुत ही संदेहास्पद है कि वो आखिरकार किस तरह से जांच कर रही है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही किसी को दोषी मान लेना, किसी को बुलाकर पूछताछ करना, किसी को अपमानित करना, सार्वजनिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना क्या सही है? तो एनसीबी भी ऐसा लगता है किसी एजेंडे के तहत काम कर रही है। सरकार ने उसे ये एजेंडा दे रखा है कि बॉलीवुड में के बारे में इस तरह की चीज़ें करो, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के बारे में जो कि प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहे हों, सरकार की आलोचना करते रहे हों, सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होते रहे हों। तो दीपिका का नाम उनमें से है। और करण जौहर चूँकि शाहरुख खान वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो शायद उनको भी इसलिए निशाना बनाया जा रहा होगा क्योंकि एक ध्रुवीकरण की राजनीति भी केंद्र सरकार के एजेंडे से चलाई जा रही है और मीडिया उसमें सक्रियता के साथ अपना योगदान दे रहा है। तो ये पूरा मामला ही बड़ा ही, कहना चाहिए, झूठा और बनावटी लग रहा है और अंत में इससे कुछ निकलेगा इसकी संभावना बहुत कम है। अंत में आज से
कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दूं। भारत में एक दिन में 85,000 से अधिक मामले आए हैं। अब आप देख रहे हैं कि मामले बढ़ नहीं रहे हैं और इसके दूसरे कारण हैं। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन रिपोर्ट कम हो रहे हैं, आंकड़ों में खेल हो रहा है। ये आंकड़े यकीन के लायक नहीं है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59 लाख के पार चला गया है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 25 लाख के पार चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद किया होगा और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक satyhindy.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा इसी वक्त सोमवार की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।